जय हिंद साथियों, जनरल साइंस टेस्ट सीरीज की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम चर्चा करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम रेलवे की हो, एसएससी, बैंक, पटवार, पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरएएस, यूपीएससी, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो मनुष्य के जो नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है उसे तो कहा जाता है दोस्तों कोलेस्ट्रम। उसे तो क्या कहा जाता है? उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और दोस्तों, कोलेस्ट्रम प्रदान करता है नवजात शिशु के शरीर में। नंबर ए है विकास के लिए आवश्यक तत्व। ऑप्शन नंबर बी है रोग प्रतिरोधक शक्ति। ऑप्शन नंबर सी है विकास के लिए पोषण है। ऑप्शन नंबर डी है निद्रा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कोलेस्ट्रम होता है ये नवजात शिशु के शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करने का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करने का कार्य करता है। इसलिए दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रोटीन। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा एंजाइम होता है दोस्तों वो क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। बात क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछे दोस्तों कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यह आया था यूपीएससी 1992 में। जो यूपीएससी की जो एग्जाम होती है ना दोस्तों, उसमें आया था 92 में। बात क्लियर है? अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आर्कटिक महासागर के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी है अंटार्कटिक के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी है अलास्का के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी है बाहर के ऊपर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका के ऊपर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? अंटार्कटिका के ऊपर। बात क्लियर है? अब दोस्तों, ओजोन के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि ओजोन क्या है। जो ओजोन है वो क्या है? सबसे पहले बात की जाए तो ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। एक वायुमंडलीय गैस है। एक वायुमंडलीय क्या है? गैस है। अगली बात की जाए तो मैं कह सकता हूं कि इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जा सकता है। इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जा सकता है। बात क्लियर है? दोस्तों, इसका रंग हल्का नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग है वो हल्का नीला होता है। कैसा होता है दोस्तों? हल्का नीला। तो ओजोन क्या है? ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। हम इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का रक्षा कवच है। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का नीला। बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ओजोन जो परत है वो पाई कहाँ जाती है। तो दोस्तों, पृथ्वी की जो सतह होती है, जैसे कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक समताप मंडल पाया जाता है। एक समताप मंडल पाया जाता है। और दोस्तों, इस समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है। इस समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है दोस्तों? हमारी ओजोन परतें पाई जाती है। दोस्तों, ये ओजोन परत का कार्य क्या है? अब बात कर लेते हैं कार्य की। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। दोस्तों ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और दोस्तों ये हमारी ओजोन परत है। ये क्या है दोस्तों? हमारी ओजोन परत है। दोस्तों, अब देखते हैं हम ओजोन किस तरीके से कार्य करती है। दोस्तों, ये सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं दोस्तों, यह है पराबैंगनी किरणें।
दोस्तों ये हमारी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं। दोस्तों ये हमारी ओजोन परत है। दोस्तों ये हमारी ओजोन परत है, ये हमारी पृथ्वी है। अब दोस्तों जैसे ये सूर्य से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, जैसे ये सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है वो निकलती है, तो दोस्तों ये पृथ्वी पर इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत आने नहीं देती। दोस्तों ये रोक लेती है, ये यहीं रोक लेती हैं दोस्तों। और आप देख सकते हो कि जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, उनसे त्वचा का कैंसर होता है, आंखों की बीमारी होती है, और भी शरीर में दोस्तों अन्य रोग होते हैं जो कि हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो दोस्तों ओजोन परत को इसलिए ही हमारे पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों आपको ओजोन परत के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, ओजोन परत से संबंधित एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपको एक बता दूं, 33 देशों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसमें दोस्तों यह बताया गया था कि हम ओजोन परत की रक्षा करेंगे। दोस्तों ओजोन परत होती है क्लोरोफ्लोरो गैस जो होती है दोस्तों, जो कि एसी से, कूलर से, इनसे निकलती है दोस्तों। ये क्या करती है? हानिकारक जो हमारी ओजोन परत होती है दोस्तों, इस ओजोन परत को नुकसान करने में सहायक होती है। तो दोस्तों 33 देशों ने इस पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक संधि थी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। और मैं आपको बता दूं, इसमें ओजोन परत की रक्षा के लिए दोस्तों यह संधि की गई थी। बात क्लियर है? इसमें 33 देशों ने भाग लिया था। इसलिए दोस्तों 16 सितंबर 1987 को क्या मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया, इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में यूरिया की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए 30 ग्राम प्रति 100 ml, ऑप्शन नंबर बी 20 ग्राम प्रति 100 ml, ऑप्शन नंबर सी 10 ग्राम प्रति 100 ml, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रक्त के में जो यूरिया की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो होती है 30 ग्राम प्रति 100 ml। कितनी होती है? 30 ग्राम प्रति 100 ml। अगर जल की बात की जाए दोस्तों, जल में यूरिया की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो होती है 2 ग्राम प्रति 100 ml। कितनी होती है दोस्तों? 2 ग्राम प्रति 100 ml। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया। रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है दोस्तों, वो तो होती है 30 ग्राम प्रति 100 ml। अगर दोस्तों मैं बात करूं जल की, तो जल में दोस्तों जो यूरिया की मात्रा होती है दोस्तों, वो होती है 2 ग्राम प्रति 100 ml। यूरिया के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। यूरिया की जो खोज की थी दोस्तों, एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था बोहलर। बोहलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया की खोज की थी दोस्तों। और यूरिया का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है NH2CONH2। दोस्तों इसे कार्ब एमाइड भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों कार्ब एमाइड भी कहा जाता है इसे। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? कार्ब एमाइड भी कहा जाता है। और बात की जाए दोस्तों, तो अमोनिया NH3 प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर के दोस्तों NH2CO NH2 यानी यूरिया का निर्माण करता है दोस्तों। अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर के दोस्तों क्रेब्स हेंसलिन चक्कर की सहायता से, क्रेब्स हेंसलिन चक्कर की सहायता से दोस्तों, क्रेब्स हेंसलिन चक्कर की सहायता से किसका निर्माण करते हैं? यूरिया का निर्माण करते हैं। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ताजा मूत्र में गंध किसके कारण आती है? ऑप्शन नंबर ए है यूरिनोइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी है दोनों के कारण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो यूरिनोइड होती हैं, इस यूरिनोइड के कारण ताजा मूत्र की गंध आती है। और दोस्तों जो हमारा टॉयलेट होता है, टॉयलेट में प्लस में टॉयलेट के साथ में मूत्र में कुछ समय पश्चात दोस्तों जो गंध आती है मूत्र में, वो किसके कारण आती है दोस्तों? वो अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है मेरे भाई? अमोनिया के कारण आती है। तो
टॉयलेट में और कुछ समय पश्चात दोस्तों मूत्र में जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है, और दोस्तों यूरिनोइड के कारण ताज़ा मूत्र की गंध आती है। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः बेहोशी की दवा है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सामान्यतः बेहोशी की दवा है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं। जो क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है CHCl3। नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों N2O, कार्बन डाइऑक्साइड का आप जानते हो CO2। अब बात बताता हूँ दोस्तों इनका कार्य क्या क्या है। दोस्तों क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों बेहोशी की दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, अगर मैं नाइट्रस ऑक्साइड की बात करूँ तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो हंसाने वाली गैस के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्तों? हंसाने वाली गैस के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया कि सामान्यतः बेहोशी की दवा में किसका उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई सामान्यतः बेहोशी की दवा में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CHCl3, CHCl3, ना कि नाइट्रस ऑक्साइड का, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ना कि इनमें से कोई नहीं। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है 196 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है -210 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी है 210 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि दोस्तों 196 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि 196 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि -210 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि 210 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन का जो तापमान होता है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, चिप्स व कुरकुरे के पैकेट में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? चिप्स व कुरकुरे के पैकेट में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, चिप्स जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं दोस्तों, चिप्स व कुरकुरे के पैकेट होते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि चिप्स व कुरकुरे को सड़ने से व फफूंदी से बचाने का कार्य करती है। सड़ने व फफूंदी से बचाने का कार्य करती है। दोस्तों बात कर लेता हूं सेकंड ऑप्शन हीलियम की। दोस्तों जो हीलियम होता है, हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। किस में किया जाता है? वायुयान के जो टायर होते हैं दोस्तों, इस वायुयान के टायर में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? चिप्स कुरकुरे के पैकेट में भरी जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन, रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी हीलियम का, ऑप्शन नंबर सी लिथियम का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है हाइड्रोजन। दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है इसका उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हाइड्रोजन की खोज की थी दोस्तों, वो की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश नाम का एक वैज्ञानिक था दोस्तों। इस हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले हाइड्रोजन की खोज की थी। बात क्लियर है दोस्तों। इस हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इस हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व। बात क्लियर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 9 से 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 6.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है 9 से 10 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 9 से 10 मीटर होती है। दोस्तों 6.5 मीटर जो लंबाई होती है मेरे भाई, ये होती है छोटी आंत की। किसकी होती है?
जो छोटी आंत होती है दोस्तों, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6.5 मीटर। बड़ी आंत की बात की जाए तो बड़ी आंत की दोस्तों जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर। तो दोस्तों आहार नाल की लंबाई 9 से 10 मीटर होती है और 6.5 मीटर दोस्तों छोटी आंत की लंबाई होती है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है दोस्तों। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों शेयर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।